नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइंस विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सुपर टेट में साइंस के सिलेबस के अंतर्गत जो पहला टॉपिक आपका बनता है दैनिक जीवन में विज्ञान। तो आज की क्लास में हम दैनिक जीवन में विज्ञान टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि विज्ञान का हमारे डेली लाइफ से क्या रिलेशंस है, इनसे रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं जिनको हमें वन बाय वन स्टडी करना है, जिसके माध्यम से इस टॉपिक को हम कंप्लीटली कवर कर पाएंगे और इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके सुपर टेट एग्जाम्स में बनते हैं उन सभी प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाएंगे। तो इसके अंतर्गत डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। तो देखिए, पहला ही टॉपिक आपके विज्ञान के सिलेबस के अंतर्गत है कि दैनिक जीवन में विज्ञान। यानी दैनिक जीवन में विज्ञान का अर्थ होता है कि जो आप विज्ञान विषय वस्तु को आप पढ़ेंगे उसका दैनिक जीवन में यानी कि डेली लाइफ से क्या रिलेशन है, इन सभी गतिविधियों को समझने की कोशिश करेंगे ताकि यहाँ से जो भी प्रश्न आपके सुपर टेट एग्जाम्स में बने उन प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक हम इजीली पहुंच पाए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें स्टूडेंट्स विज्ञान के बारे में जानना होगा कि विज्ञान क्या है, यानी विज्ञान को अंग्रेजी में कहते क्या है। इस चीज को तो हम जानते हैं, लेकिन वास्तविक अर्थ क्या है विज्ञान का, यानी विज्ञान शब्द का मूल भाव क्या है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हिंदी में हम इसको विज्ञान कहते हैं और अंग्रेजी में हम साइंस कहते हैं। तो विज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है, देखिए, विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस ज्ञान। यानी वी का अर्थ होता है स्टूडेंट्स विशिष्ट और ज्ञान का अर्थ होता है जो नॉलेज आपके पास होते हैं, यानी कि ज्ञान। तो विज्ञान का अर्थ हुआ विशिष्ट ज्ञान, यानी कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में किसी स्पेशल जानकारी को रखते हैं या किसी स्पेशल नॉलेज को आप अपने पास रखते हैं तो उसी को ही हम विशिष्ट ज्ञान कहते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट जो साइंस शब्द है अंग्रेजी के, ये शब्द जिस शब्द से मिलकर बना है उस शब्द का नाम है साइंशिया, यानी कि एक साइंशिया शब्द से मिलकर बना है जो कि एक लैटिन वर्ड है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि साइंस शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन वर्ड से हुई है। तो आपको ध्यान रखना है कि साइंस शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन वर्ड साइंशिया से हुआ है और इस साइंशिया का जो अर्थ होता है वो होता है टू नो, यानी टू नो का मतलब होता है जानना। यानी कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि साइंस का अगर हम वास्तविक अर्थ बताएं तो साइंस का वास्तविक अर्थ होता है किसी चीज़ के बारे में जानकारी रखना या किसी चीज़ के बारे में जानना। और इसी को हिंदी में भी हम विज्ञान कहते हैं, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपके पास विशिष्ट ज्ञान होता है, विशिष्ट जानकारी होती है, तो उसी को ही हम विज्ञान कहते हैं। तो अगर हम दोनों ही अर्थ को एक साथ मिक्सअप करें तो इसका जो मूल भाव निकलता है वो मूल भाव होता है स्टूडेंट्स वास्तविक ज्ञान, यानी वास्तविक ज्ञान जिसको हम अंग्रेजी में रियल नॉलेज कहते हैं। यानी विज्ञान के अंतर्गत आप उस नॉलेज को गेन करते हैं जो वास्तविक होते हैं, यानी कि रियल होते हैं। इमेजनरी वाले जो नॉलेजेस होते हैं, जो आपके काल्पनिक होते हैं, धारणिक होते हैं, आप धारणा करते हैं, वो बिल्कुल गलत माना जाता है। विज्ञान के अंतर्गत आपको रियल नॉलेज रखने की आवश्यकता होती है, मतलब किसी भी चीज़ को आप देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं तो उसका एक वास्तविक अर्थ होता है, उसका एक वास्तविक ज्ञान होता है और उसी वास्तविक ज्ञान यानी कि उसी रियल नॉलेज को ही हम विज्ञान कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए वो सभी पॉइंट आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे कि विज्ञान और साइंस का जो मूल भाव है वो है आपके वास्तविक ज्ञान से, यानी कि वास्तविक रूप से विज्ञान का मतलब यह समझिए आप कि वो आपका वास्तविक ज्ञान होता है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए उन सभी पॉइंट्स को आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि किसी भी विषय के सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। देखिए, यहाँ पर जो आपको परिभाषा के तौर पर अगर आपको बताया जाए तो किसी भी विषय यानी कि किसी भी सब्जेक्ट के जो सुव्यवस्थित ज्ञान होता है, यानी सुव्यवस्थित का मतलब होता है कि एक व्यवस्थित क्रम में उसे व्यवस्थित किया जाता है। तो किसी भी विषय के जो सुव्यवस्थित ज्ञान है उसको हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक, इसी को ही अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें विज्ञान को, तो मानव द्वारा प्राकृतिक घटनाओं और प्रयोगों के निरीक्षण के आधार पर प्राप्त किए हुए ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। देखिए, मानव द्वारा यानी कि जो मनुष्य द्वारा जो भी प्राकृतिक घटना यानी कि जो नेचर में जो भी घटनाएं घटित होते हैं हमारे आसपास, हम अपने जीवन में जो भी प्राकृतिक घटनाओं को देखते हैं और जो भी हम प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसके निरीक्षण के आधार पर जो भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, जो भी प्राप्त किए हुए ज्ञान होते हैं, उसी को ही विज्ञान कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ज़रूरी ये नहीं है कि अगर आप किताबों को पढ़ते हैं विज्ञान के
साइंस की पुस्तकों को पढ़ते हैं तो ही आप विज्ञान जानते हैं, ये इसका वास्तविक अर्थ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी घटनाएं हमारी प्राकृतिक में ऐसी होती हैं जिनका हम प्रयोगों के आधार पर उसका निरीक्षण करते हैं और उसके आधार पर हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, एक ज्ञान पर पहुंचते हैं, एक वास्तविक ज्ञान को रखते हैं, उसी को ही हम विज्ञान कहते हैं। तो अगर हम अपने नेचर्स के बारे में कभी भी अध्ययन करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो उसी को ही विज्ञान कहा जाता है। इसी तरीके से विज्ञान को डब्ल्यू.सी. डैम्पियर ने भी अपने तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की है। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि डब्ल्यू.सी. डैम्पियर के अनुसार विज्ञान क्या है। तो डब्ल्यू.सी. डैम्पियर के अनुसार विज्ञान वो मानते हैं कि विज्ञान प्राकृतिक व्यवस्था का ज्ञान है और जिन संप्रदायों में इन प्रक्रियाओं को व्यक्त किया गया होता है उनमें संबंधों का तर्कयुक्त अध्ययन होता है। यानी कि विज्ञान जो विषय है स्टूडेंट्स, यानी कि जो विज्ञान विषय वस्तु है वो प्राकृतिक व्यवस्था यानी कि जो नेचर्स की व्यवस्था है उसका ज्ञान ही विज्ञान है। यानी कि अगर आप नेचर्स को व्यवस्थित करते हैं तो उस व्यवस्थित करने के लिए जो भी आपके पास ज्ञान होते हैं, यानी कि प्रकृति को व्यवस्थित करने का जो ज्ञान होता है उसी को ही विज्ञान माना जाता है। और जिन संप्रदायों ने इन प्रक्रियाओं को व्यक्त किया है या जिन संप्रदायों के द्वारा इन प्रोसेस को व्यक्त किया जाता है, इनको प्रदर्शित किया जाता है, उनमें संबंधों का जो तर्कयुक्त अध्ययन होता है, यानी कि तर्क के साथ जब आप उनके रिलेशंस का अध्ययन करते हैं तो उसी को ही विज्ञान कहा जाता है। यानी कहने का मतलब स्टूडेंट्स डब्ल्यू.सी. डैम्पियर जी का ये है कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में कुछ विशेष ज्ञान रखते हैं और उसका आपके पास तर्क भी होता है कि आप इस चीज़ के बारे में जानकारी रखते हैं और वो उसका प्रोसेस इस तरीके से होता है और इस कारण की वजह से इसका प्रोसेस इस तरीके से होता है, तो इस प्रकार के जो ज्ञान होते हैं उसी को ही हम विज्ञान मानते हैं और इसी चीज़ को ही विज्ञान मानते हैं आपके डब्ल्यू.सी. डैम्पियर साहब। सीधा सीधा आपके एग्जाम्स में प्रश्न बनता है कि डब्ल्यू.सी. डैम्पियर के अनुसार विज्ञान क्या है, या आपसे पूछा जा सकता है कि विज्ञान प्राकृतिक व्यवस्था का ज्ञान है, ये कथन किसका है। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो आपको बताना है कि ये कथन डब्ल्यू.सी. डैम्पियर का है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन पॉइंटों के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि किसी भी विषय के जो सुव्यवस्थित ज्ञान होते हैं उसी को ही हम विज्ञान कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि विज्ञान के नियमों तथा सिद्धांतों के प्रयोग ने प्रौद्योगिकी को जन्म दिया है। देखिए जो विज्ञान होते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि जो साइंस है, इसके जो नियम होते हैं, जो लॉज होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, इनके प्रयोगों ने यानी कि इनके जो एक्सपेरिमेंट होते हैं इसने प्रौद्योगिकी को यानी टेक्नोलॉजी को जन्म दिया है। अगर आज के डेट में, आज के समय में जो भी इंस्ट्रूमेंट आप अपने आसपास देखते हैं या जिसके माध्यम से आपके कार्य आसान हुए हैं वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के कारण है। और जो ये टेक्नोलॉजी आपको मिले हैं वो विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के आधार पर बेस्ड किए गए हैं, वो विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। जब आप किसी विशिष्ट ज्ञान के नियमों को और उसके सिद्धांतों को प्रयोग करते हैं और उसके आधार पर आप किसी चीज़ का इन्वेंशन करते हैं, किसी नई चीज़ की खोज करते हैं या किसी चीज़ को आसान बनाने के लिए आप किसी इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं, तो इसी को ही हम प्रौद्योगिकी कहते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी कहते हैं। और वास्तविक समय में आप समझ सकते हैं कि जो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं वो सब कुछ विज्ञान के नियमों के ही देन है। जैसे कि आप विज्ञान के अंतर्गत गति के नियम पढ़ते हैं या आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ते हैं, तो ये जो भी सिद्धांत होते हैं, जो भी नियम होते हैं, इनके एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ही प्रौद्योगिकी का जन्म होता है और नई नई चीज़ों की खोज वर्तमान समय में इन्हीं के कारण ही हुए हैं, जिसका पूरा पूरा श्रेय आपके विज्ञान को जाता है। इसलिए आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि विज्ञान के नियमों तथा सिद्धांतों के प्रयोग ने ही प्रौद्योगिकी को जन्म दिया है। इस प्रकार विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी दोनों ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। देखिए इस प्रकार विज्ञान जो है विषय वस्तु है और जो प्रौद्योगिकी है आपका टेक्नोलॉजी है, ये दोनों ही विषय वस्तु हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यानी कि ये दोनों ही चीज़ें हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, यानी कि इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल हमारे डेली लाइफ पर है। वर्तमान समय में चाहे वो शिक्षित व्यक्ति हो या अशिक्षित व्यक्ति हो, कोई भी हो, वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सहारे ही अपना जीवन यापन करते हैं
और इसी वजह से आपका जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा साधारण हो चुका है। इससे पहले का जो जीवन था वो बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण था। हालांकि वर्तमान में भी संघर्ष उतना ही है, लेकिन बहुत सारे कार्य आपके ऐसे होते हैं जो आसान हो चुके हैं, और वो सब कुछ देन है आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी का। इसलिए आपको बताया गया है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों ही हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए उन सभी पॉइंट को आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे और वास्तविक रूप से आप विज्ञान को समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स, विज्ञान की विषय वस्तु, यानी कि विज्ञान की क्या विषय वस्तु है, यानी कि जो विज्ञान विषय है यानी जो सब्जेक्ट्स है ये क्या है, इसके बारे में भी जानकारी होना आवश्यक है। तो विज्ञान की विषय वस्तु के अंतर्गत जो पॉइंट बनता है वो ये है कि विज्ञान में मुख्यतः प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। देखिए जो आप ये विषय वस्तु पढ़ रहे हैं, साइंस यानी विज्ञान जो पढ़ रहे हैं, इसमें मुख्य रूप से आप जिसका अध्ययन करते हैं वो होता है प्रकृति यानी कि नेचर। तो विज्ञान में मुख्यतः प्रकृति का अध्ययन किया जाता है और विश्व में जो कुछ भी द्रव्य तथा ऊर्जा से निर्मित है वह सब प्रकृति का ही भाग है। यानी कहने का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि जो कुछ भी पूरे ब्रह्मांड में, विश्व में जो कुछ भी आप द्रव्य देखते हैं यानी कि मैटर देखते हैं, और जो कुछ भी आप ऊर्जा यानी कि एनर्जी की बात करते हैं, तो जो ये मैटर और ऊर्जा है ये दोनों ही चीज़ें जो निर्मित होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रकृति के ही पार्ट से ही निर्मित होते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो द्रव्य और ऊर्जा है वो प्रकृति का ही कोई ना कोई भाग अवश्य है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो द्रव्य और ऊर्जा के बारे में आप स्टडी करते हैं वो कहीं ना कहीं प्रकृति का भाग है। इसीलिए विज्ञान के अंतर्गत हम मुख्य रूप से प्रकृति का ही अध्ययन करते हैं, और जो विषय वस्तु आपको साइंस के अंतर्गत दिए गए हैं सुपरटेट में, वो सभी टॉपिक्स आपके कहीं ना कहीं प्रकृति से यानी कि नेचर से रिलेट करते हैं। और यदि आप इन सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो आप वास्तविक जीवन को जी पाएंगे और वास्तविक ज्ञान को एकत्रित भी कर पाएंगे और अपने बच्चों में उसको सही तरीके से संचार भी कर पाएंगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो कुछ भी हम विज्ञान में पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं प्रकृति से रिलेट करते हैं, यानी कि प्रकृति का ही अध्ययन हम विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स कि किसी भी विषय का वास्तविक ज्ञान ही विज्ञान की विषय वस्तु है। यानी कि किसी भी विषय का जो आप वास्तविक ज्ञान प्राप्त करते हैं उसी को ही विज्ञान की विषय वस्तु कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप रियल नॉलेज को, यानी किसी भी सब्जेक्ट्स में जब आप रियल नॉलेज को गेन करते हैं तो उसी को ही हम विज्ञान की विषय वस्तु कहते हैं, यानी कि विज्ञान विषय कहते हैं, विज्ञान सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये आपके विज्ञान विषय वस्तु के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि विज्ञान में हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं, और जब हम प्रकृति के बारे में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसी को ही हम विज्ञान विषय वस्तु कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस विज्ञान के विषय वस्तु पॉइंट को भी इजीली क्लियर कर पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स, दैनिक जीवन में विज्ञान का प्रभाव, यानी विज्ञान का आपके डेली लाइफ में क्या प्रभाव है, इस चीज़ को भी जानना ज़रूरी है। तो इफेक्ट्स ऑफ साइंस इन डेली लाइफ, यानी कि आपके डेली लाइफ में साइंस किस तरीके से इफेक्ट्स करती है, किस तरीके से प्रभाव डालती है। तो इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स वो ये है कि वर्तमान में संपूर्ण जीवन विज्ञान में हो गया है। आज विज्ञान का अध्ययन अति आवश्यक है क्योंकि विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में समा चुका है। यानी पहला पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि वर्तमान समय में, यानी जो प्रेजेंट की स्थिति है उसमें संपूर्ण जीवन, यानी कि आपकी जो पूरी लाइफ है वो विज्ञान में हो गया है। यानी कि जो आपकी पूरी लाइफ है वो साइंस पर डिपेंड हो गया है। बिना साइंस के आपका जो जीवन है वो अधूरा है। तो इसलिए ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि वर्तमान में जो संपूर्ण जीवन है आपका वो विज्ञान में हो गया है। आज विज्ञान का अध्ययन अति आवश्यक है। यानी कि जो ये विज्ञान विषय वस्तु को आप पढ़ रहे हैं इसको वैसे तो आप स्टार्टिंग से जानते हैं और सभी चीज़ें लगभग जानते हैं, लेकिन जब आप इस चीज़ को एक शिक्षक के रूप में पढ़ाएंगे तो उसका कहीं ना कहीं आपको अलग से रोल समझना होगा। तो विज्ञान का अध्ययन करना आज के समय में अति आवश्यक हो चुका है, यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है, क्योंकि विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में समा चुके हैं। यानी कि जो विज्ञान विषय है वो हमारे डेली लाइफ में समा चुके हैं। यानी कि स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है आपका दैनिक जीवन में विज्ञान,
ये टॉपिक आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं होते हैं। ये स्पेशली आपके सुपर टेट के सिलेबस में शामिल किया गया है। अगर आप देखेंगे तो साइंस के अंतर्गत आप हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहाँ पर भी आपके सामान्य ज्ञान होते हैं यानी कि सामान्य विज्ञान होते हैं, उसके अंतर्गत आपका सामान्य भौतिक विज्ञान भी होता है, सामान्य रसायन विज्ञान भी होते हैं, सामान्य जीव विज्ञान भी होते हैं। तो इसके अंतर्गत आप गति, बल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ध्वनि, प्रकाश, पदार्थ, पदार्थ की अवस्थाएं, अम्ल, क्षार, लवण, धातु, अधातु, जीव विज्ञान, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, रोग, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण, इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। लेकिन ये सुपर टेट के सिलेबस में जो पहला टॉपिक आपको दिया गया है दैनिक जीवन में विज्ञान, इस चीज को हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं दिए गए हैं, क्योंकि इसका रोल होता है स्टूडेंट्स कि आप जब एक साइंस विषय वस्तु को, क्योंकि नॉर्मली जब आप पीआरटी लेवल पर तैयारी करते हैं तो एज अ टीचर आपको सभी सब्जेक्ट्स आने चाहिए, क्योंकि आप 1 to 5th को पढ़ाने वाले हैं। तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप मैथ्स नहीं पढ़ाएंगे या फिर आप साइंस नहीं पढ़ाएंगे या आपका कोई एक बेसिक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं हो सकता। आप पीआरटी लेवल पर टीचर है तो नॉर्मल सी बात है कि आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे से आते होंगे। तो जब आप विज्ञान विषय वस्तु को पढ़ाएंगे तो उस विज्ञान विषय वस्तु को जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो आपके डेली लाइफ से किस तरीके से रिलेट करते हैं, इस बात को जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप विज्ञान में गति को पढ़ रहे हैं और वो सिर्फ किताबों तक ही सीमित रहे, उसका आपके डेली लाइफ में कहीं भी रोल ना हो। अगर वो आपके डेली लाइफ में रोल नहीं प्ले करते हैं तो उस बात की कोई आवश्यकता नहीं है, उस जानकारी का, उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं बचता है आपके पास। एक शिक्षक के रूप में आप यूपी टेट और सी टेट को क्वालिफाई करके आए हैं तो आप कहीं ना कहीं एनसीएफ 2005 से भी परिचित हैं और वर्तमान समय में आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति से भी परिचित होंगे। तो अगर आप एनसीएफ 2005 पढ़ते हैं तो वहाँ पर साफ साफ आपको बताया गया है कि रटना बिल्कुल मना है, यानी कि आप कभी भी रट नहीं सकते। तो इसके लिए स्टूडेंट्स ज़रूरी ये है कि आपको जो ये विज्ञान विषय वस्तु है ये आपके डेली लाइफ में किस तरीके से इफ़ेक्ट करती है, किस तरीके से प्रभाव डालती है, इसका इम्पोर्टेंट रोल क्यों है, ये आपके डेली लाइफ से क्यों रिलेट करता है, इस बात की जानकारी होना एक शिक्षक के रूप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपके पास खुद इस चीज़ की जानकारी होगी तर्क के साथ तो आप उस चीज़ को समझ पाएंगे, तो बच्चों के अंदर भी उस ज्ञान को, उस नॉलेज का संचार कर पाएंगे। तो ज़रूरी ये है कि विज्ञान का जो वास्तविक अर्थ है, विज्ञान का जो रियल नॉलेज है, उसके बारे में आप सही तरीके से जानकारी प्राप्त करें। तो इसके लिए ज़रूरी पॉइंट ये बनता है कि वर्तमान समय में आप जानते हैं कि जो संपूर्ण जीवन है वो विज्ञान में हो गया है और विज्ञान का अध्ययन अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में समा चुका है। समा चुका है का मतलब स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं कि वर्तमान समय में जो संपूर्ण विश्व है वो डिजिटलाइजेशन हो चुका है, यानी कि डिजिटलीकरण हो चुका है और आप कहीं पर भी जाते हैं हर जगह ऑनलाइन की सुविधा है। तो जो अशिक्षित व्यक्ति है उनके लिए जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो चुका है, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों पर अपनी बैंक डिटेल्स को सही से नहीं पढ़ पाते, उनको कहीं पर भी बेवकूफ़ बना दिया जाता है, बिजली का बिल सही तरीके से जमा नहीं कर पाते, कर देते हैं तो समझ नहीं पाते हैं, कहीं पर अगर ऑनलाइन पैसा निकालने जाते हैं, जमा करने जाते हैं तो उसमें भी उनको डर रहता है कि कोई ज़्यादा पैसा ना निकाल ले या किसी भी तरीके से उनका पैसा कहीं दूसरी जगह ना पहुंच जाए, कोई गलती से ना निकाल ले। तो इसलिए ज़रूरी ये है स्टूडेंट्स कि आपके वर्तमान समय में अगर आप अपने संपूर्ण जीवन का एनालिसिस करेंगे तो वो कहीं ना कहीं विज्ञान में हो चुका है और विज्ञान आपके जीवन में पूरी तरीके से समा चुका है। अगर आप विज्ञान विषय वस्तु के बारे में परिचित नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इस समाज में रहना, इस सोसाइटी में रहना बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण हो सकता है। तो इसीलिए विज्ञान विषय वस्तु बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस पॉइंट्स के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि डेली लाइफ में साइंस का किस तरीके से इफेक्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि विज्ञान के बगैर अपने आप को समायोजित कर पाना असंभव है, यानी कि जो विज्ञान विषय है स्टूडेंट्स इसके बगैर अपने आप को समायोजित कर पाना यानी कि एडजस्ट कर पाना असंभव है। अगर आप विज्ञान यानी वास्तविक ज्ञान के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो आप वर्तमान समय में खुद को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, आपको हर कदम कदम पर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए विज्ञान विषय को दैनिक जीवन की घटनाओं से संबंध स्थापित करके पढ़ाया जाना चाहिए। इसीलिए स्टूडेंट जो ये आप विज्ञान विषय को पढ़ रहे हैं ये आपके दैनिक जीवन की घटनाओं से संबंध स्थापित करके आपको पढ़ाना चाहिए। अगर आप इसको डेली लाइफ की घटनाओं से रिलेट
करके आप पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें आसान होंगे समझने में भी, और इसके वास्तविक ज्ञान को भी बच्चे समझ पाएंगे, उसको सीख पाएंगे और उसका कहीं ना कहीं अपने जीवन में इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और विज्ञान के महत्व को भी समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि इससे छात्र विभिन्न समस्याओं के हल खोजने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सहारा ले पाएंगे और वैज्ञानिक नियम एवं मान्यताओं को मानने को तैयार हो पाएंगे एवं उन्हें स्वयं निरीक्षण व परिणामों की कसौटी पर रख पाएंगे। यानी कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि अगर आप विज्ञान को बच्चों के दैनिक जीवन की घटनाओं के साथ संबंध स्थापित करके पढ़ाते हैं तो इससे फायदा ये होगा कि जो छात्र होंगे वो अपने विभिन्न समस्याएं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग समस्याएं हैं और वो समस्याएं आपके प्रतिदिन होते हैं। तो अगर आपके जीवन में भिन्न भिन्न समस्याएं हैं तो उसके हल खोजने के लिए ज़रूरी ये नहीं है कि हर एक व्यक्ति आपके लिए हर समय उपलब्ध होगा, हर समय आपके लिए कार्य करेगा, ये ज़रूरी नहीं है। इसीलिए अगर आप विज्ञान विषय वस्तु को दैनिक जीवन की घटनाओं के साथ संबंध स्थापित करके पढ़ाते हैं तो इससे बेनिफिट ये होगा कि वो विभिन्न समस्याओं के हल को खोजने में उन्हें मदद मिलेगी और वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि जो साइंटिफिक नज़रिया है उसका सहारा ले पाएंगे और वैज्ञानिक नियम एवं मान्यताओं को, जब वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सहारा ले पाएंगे और अपने भिन्न भिन्न समस्याओं का हल स्वयं खोज पाएंगे तो उससे उन्हें खुद के अंदर कॉन्फिडेंस मिलेगा, वो खुद को सहज महसूस कर पाएंगे, खुद को समायोजित कर पाएंगे और इसी आधार पर वो वैज्ञानिक नियम एवं मान्यताओं को मानने को तैयार हो पाएंगे। यानी कि उनके पास जो वैज्ञानिक नियम है, साइंस से रिलेटेड जो नियम है, सिद्धांत है, जो भी मान्यताएं हैं उसको मानने के लिए भी तैयार हो पाएंगे एवं उन्हें स्वयं निरीक्षण एवं परिणाम की कसौटी पर, यानी कि और उसके बाद वो स्वयं निरीक्षण भी कर पाएंगे, परिणाम की कसौटी पर भी रख पाएंगे और उसका रिजल्ट भी स्वयं निकाल पाएंगे, खुद एनालिसिस कर पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सही है कौन सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है, किसकी सोच सही नहीं है। इन सभी बातों को वो समझ पाएंगे, निरीक्षण कर पाएंगे, परिणाम की कसौटी पर रख पाएंगे और उसका परिणाम भी वो स्वयं देख पाएंगे। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि विज्ञान विषय वस्तु बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको दैनिक जीवन की घटनाओं के साथ संबंध स्थापित करके पढ़ाते हैं, संबंध को स्थापित करके उनको पढ़ाते हैं तो उससे फ़ायदा ये होगा कि छात्र अपनी प्रॉब्लम को स्वयं सॉल्व कर पाएंगे और उनके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण जागृत हो पाएगा, वो सही तरीके से अपने नज़रिए का इस्तेमाल कर पाएंगे और इसी आधार पर जब वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो वो वैज्ञानिक जो नियम और जो सिद्धांत बताए गए हैं, जो भी मान्यताएं हैं उनको मानेंगे और उनके आधार पर वो निरीक्षण और परिणाम को भी समझ पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और विज्ञान का जो डेली लाइफ में जो रोल्स है उस बात को भी आप इजीली समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट दैनिक जीवन में विज्ञान के प्रभाव के अंतर्गत आपका बनता है, वो ये है कि इस प्रकार छात्र आत्मविश्वास पूर्वक जीवन की छोटी छोटी समस्याओं का हल स्वयं खोज लेते हैं, जिससे विज्ञान विषय उनके लिए सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान ना रहकर व्यावहारिक ज्ञान बन जाता है। यानी कि स्टूडेंट्स अगर आप विज्ञान विषय वस्तु को बच्चों की डेली लाइफ से जोड़कर पढ़ाते हैं तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो छात्र होंगे वो आत्मविश्वास पूर्वक अपने जीवन की छोटी छोटी जो समस्याएँ हैं उसका हल वो स्वयं खोज लेंगे। यानी कहने का मतलब जब आप उनको इतना सक्षम बना देंगे कि वो खुद ही अपने माइंड का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे और अपने जीवन की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उसको स्वयं से हल करेंगे, स्वयं से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, तो उससे फ़ायदा उनको ये होगा कि जो वो विज्ञान विषय को जो वो पढ़ कर आए हैं वो कहीं ना कहीं पुस्तकीय ज्ञान ना रहकर वो उनके व्यावहारिक ज्ञान के साथ रिलेट करेगा, उनके व्यवहार के साथ जुड़ेगा और उसका कहीं ना कहीं वो बेहतर परिणाम आने वाले समय में देखेंगे। यानी कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं रहेंगे, वो आपके व्यवहार में भी देखने को मिलेंगे, वो आपके व्यावहारिक ज्ञान के रूप में होंगे, आपके व्यवहार में वो ज्ञान स्वयं ही झलकेंगे और ये सभी चीज़ें आप तभी कर पाएंगे जब आप बच्चों को उनके डेली लाइफ से विज्ञान विषय वस्तु को पढ़ाएंगे। यानी कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि विज्ञान विषय वस्तु सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं है जिसमें आप सिर्फ गति के बारे में पढ़ते हैं या गति के समीकरण 3 होते हैं, तीनों समीकरण को रट कर बैठते हैं। गति का नियम किसने दिया? न्यूटन साहब ने दिया। कितने नियम दिए? 3 नियम दिए। कौन कौन से नियम है उन नियमों को आप याद कर
लेते हैं तो वो आपका पुस्तकीय ज्ञान है और उस ज्ञान का आपके लिए कोई अर्थ नहीं बचता है, क्योंकि वर्तमान समय में जो विज्ञान है वो आपके डेली लाइफ से रिलेट करते हैं और इस तरीके के प्रश्न भी अब आपके कम ही पूछे जाते हैं। कहीं ना कहीं ये आपके व्यावहारिक ज्ञान पर आधारित है और व्यावहारिक रूप से जोड़कर यहाँ से प्रश्न आपके वर्तमान समय में भी पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको सिलेबस वाले वीडियो में ही बताया था कि जब हम गति को पढ़ेंगे तो उसमें गति के नियमों को पढ़ते हैं, तो गति के 3 नियम तो होते हैं और उन नियमों के नामों को भी पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम उसके अनुप्रयोग को पढ़ेंगे। जैसे कि वर्तमान समय में इसके अनुप्रयोग से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर आप कंबल को झाड़ते हैं तो धूल के कण नीचे गिरते हैं, तो वो उस पर न्यूटन का कौन सा नियम लगता है? गति का प्रथम नियम लगता है कि द्वितीय नियम लगता है या फिर तृतीय नियम? या फिर आप जब बंदूक को चलाते हैं तो बंदूक को आप चलाते हैं, गोली आगे की ओर निकलती है और बंदूक झटका पीछे की ओर देती है, तो इसमें न्यूटन का कौन सा नियम लगता है या गति का कौन सा नियम इस पर कार्य करता है? इस तरीके से अनुप्रयोग से रिलेटेड आपके प्रश्न बनते हैं वर्तमान समय में। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप जो विज्ञान विषय वस्तु को पढ़ेंगे वो आपके डेली लाइफ से रिलेट करते हुए होने चाहिए, ताकि वो आपके व्यावहारिक ज्ञान से भी जुड़ पाए, वो पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित ना रहे। वर्तमान समय में पुस्तकीय ज्ञान का कोई रोल नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो चाहे आपकी एकेडमिक क्लासेस हो, हर जगह आपके पुस्तकीय ज्ञान को समाप्त किया गया है। वर्तमान समय में जो ट्रेंड है वो ये है कि कोई भी चीज़ आप, कोई भी जानकारी आप रखते हैं तो वो आपके व्यवहार में झलकना चाहिए, आपके व्यावहारिक ज्ञान के साथ तो उसका रिलेशन होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस पॉइंट को भी इजीली क्लियर कर पाए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, चाहे वो विज्ञान या साइंस का मूल भाव हो या विज्ञान की विषय वस्तु हो या दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या प्रभाव है, इसके अंतर्गत जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए उन सभी पॉइंटों को आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे और आप समझ पाए होंगे कि विज्ञान विषय वस्तु का वर्तमान समय में क्या अर्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका स्टूडेंट्स, दैनिक जीवन में विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, यानी कि स्टूडेंट जो आपका ये टॉपिक है दैनिक जीवन में विज्ञान, इसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके माध्यम से इस टॉपिक को यानी दैनिक जीवन में विज्ञान टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो दैनिक जीवन में विज्ञान के जो महत्वपूर्ण बिंदु है जहाँ से आपके एग्जाम्स में सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलते हैं जो आपके डेली लाइफ से रिलेट करते हैं, यानी कि ये वो टॉपिक्स है स्टूडेंट्स, ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कहीं ना कहीं आपके डेली लाइफ से रिलेट करते हैं और आप अपने दैनिक जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में इनका उपयोग करते हैं और उनसे रिलेटेड वो फैक्चुअल पॉइंट्स है जिनके बारे में आपके पास शायद जानकारी ना हो और आयोग चाहती है कि इन सभी चीज़ों के बारे में आपके पास जानकारी हो ताकि आप एक बेहतर शिक्षक के रूप में अपने कार्य को संचालित कर पाए और बच्चों का सही तरीके से विकास कर पाए। तो दैनिक जीवन में विज्ञान टॉपिक के अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं जहाँ से आपके एग्जाम्स में सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं उन पॉइंटों को हम कवर करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले जो पॉइंट पढ़ेंगे वो है आपका स्टूडेंट साबुन एवं अपमार्जक, यानी साबुन एवं अपमार्जक वो है जिसे हम अंग्रेजी में सोप एंड डिटर्जेंट कहते हैं, क्योंकि सोप का आप इस्तेमाल अपने डेली लाइफ में रोजमर्रा की ज़िंदगी में करते हैं और उसी तरीके से आप डिटर्जेंट का भी उपयोग मैक्सिमम करते हैं अपने कपड़ों को धोने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं आपके डेली लाइफ से रिलेट करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो भी फैक्चुअल पॉइंट्स बनेंगे जहाँ से आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं उन सभी पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स उर्वरक, यानी कि उर्वरक क्या है जिसको हम अंग्रेजी में फर्टिलाइजर्स कहते हैं। तो उर्वरक यानी फर्टिलाइजर स्टूडेंट्स ये वो चीज़ है जिसकी वजह से हम अपना भोजन सही तरीके से कर पाते हैं, यानी कि हम जो भोजन में जो भी चीज़ें खाते पीते हैं वो कहीं ना कहीं प्लांट्स पर बेस्ड होते हैं और प्लांट्स जो है वो उर्वरक पर डिपेंड होते हैं। अगर आप फर्टिलाइजर्स का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप का जो भोजन है वो प्रॉपर रूप से तैयार नहीं हो पाता है। चाहे आपकी साग सब्जी हो या कोई भी चीज़ आप भोजन के रूप में जो भी प्राप्त करते हैं, फ्रूट्स हो, कोई भी चीज़ आप भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं वो सभी चीज़ें आपके उर्वरक पर डिपेंड करते हैं। तो अगर हम उर्वरक का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो हमारे भोजन से संबंधित जो भी वस्तुएँ हैं उनका सही तरीके से निर्माण नहीं हो पाएगा, यानी कि पौधे सही तरीके से प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे और उससे जो भी अनाज या फिर साग सब्जी या फिर जो फल है उनका निर्माण भी सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये उर्वरक भी आपके डेली लाइफ से सीधे सीधे रिलेट करते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स विस्फोटक, यानी विस्फोटक जिसे हम कहते हैं एक्सप्लोजिव। तो एक्सप्लोजिव यानी विस्फोटक का क्या रोल है, विस्फोटक का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, इसका हमारे डेली लाइफ में क्या रिलेशंस है। जैसे कि अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहते हैं तो उसमें आप जल्दी से जा पाएंगे, लेकिन अगर वो जंगल या फिर वो रास्ते आपके लिए सही ना हो या पहाड़ हो तो इस तरीके
तरीके के रास्तों के लिए अगर आप किसी रेलवे ट्रैक या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको विस्फोटक का प्रयोग करना होता है। जैसे कि हम डायनामाइट का इस्तेमाल करते हैं बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ने के लिए, पत्थरों को तोड़ने के लिए, जिससे सुरंग बना सके और रास्ते का निर्माण कर सके। तो कहीं ना कहीं हमें आना जाना करने के लिए, उस रास्ते को आसान बनाने के लिए हमें विस्फोटक का यूज़ भी करना होता है, जो हमारे डेली लाइफ से रिलेट करते हैं। तो इसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं जहाँ से आपके सीधे सीधे एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं, तो उनको हम इसके अंतर्गत कवर करेंगे। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स आपका एक पॉइंट प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक आप जानते हैं, आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी चीज़ें आप अपने आसपास देखते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी प्लास्टिक की ही बनी होती है, और प्लास्टिक का नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी आप जानते हैं। तो प्लास्टिक के इंस्ट्रूमेंट का आप कम से कम प्रयोग करेंगे तो वो आपके जीवन को और ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। तो इस चीज़ की जानकारी भी आप इसमें ले सकते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं जिसके बारे में बेसिक जानकारी होना आपको आवश्यक है, तो इसको हम इसके अंतर्गत जानेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, कांच, यानी कांच क्या होते हैं, ग्लास क्या होते हैं और इसका क्या रोल है। इनसे रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां से आपके एग्जाम्स में सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलते हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी डेली लाइफ से रिलेट करते हैं। तो उन सभी पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट आपका है स्टूडेंट सीमेंट, यानी कि सीमेंट क्या है, सीमेंट कितने प्रकार के होते हैं, सीमेंट का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, इसका हमारे डेली लाइफ से क्या रिलेशंस है, इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, जहाँ से भी आपके एग्जाम्स में सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलते हैं और वो कहीं ना कहीं आपके विज्ञान पर आधारित होते हैं और वो कहीं ना कहीं आपके डेली लाइफ से रिलेट करते हैं। उन सभी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स कोयला, यानी कि कोयला क्या है, कोयला कितने प्रकार के होते हैं, भारत में जो कोयला मिलता है उसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, यानी कोयले से संबंधित ईंधन के रूप में जिसका इस्तेमाल हम अपने भोजन को पकाने के लिए करते हैं ईंधन के रूप में, या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी हमें ईंधन का सहारा लेना पड़ता है डीजल पेट्रोल के रूप में। तो ईंधन के रूप में कोयले का हमें किस तरीके से इस्तेमाल करना होता है, कोयला कितने प्रकार के होते हैं, इसका हमारे डेली लाइफ में क्या रोल है, इन सभी गतिविधियों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आता है आपका एक पॉइंट स्टूडेंट जिसे हम कहते हैं उगाना या फिर पालन करना, यानी कि आपके कल्चर से रिलेटेड है, जैसे कि आप किसी चीज़ का कल्चर करते हैं, किसी चीज़ को उगाते हैं या किसी चीज़ का पालन करते हैं। जैसे कि आप रेशम कीटों का पालन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, आप मत्स्य पालन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, आप अंगूर की खेती करते हैं या अंगूरों को उगाते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, आप फूलों को उगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं। तो ये कल्चर से रिलेटेड स्टूडेंट्स क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम्स आपको वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं और वो कहीं ना कहीं आपके डेली लाइफ से रिलेट करते हैं। तो कल्चर से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं उन सभी पॉइंटों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि कोई भी प्रश्न आपके इस टॉपिक से बने उन प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुंच पाए। तो इन सभी पॉइंटों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और इसके बाद लास्ट पॉइंट इसके अंतर्गत बनेगा स्टूडेंट जो है आपकी कृषि विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्रांति। तो कृषि विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्रांति यानी कि जिसको हम कहते हैं इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर। तो इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन यानी इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशंस का मतलब महत्वपूर्ण क्रांतियाँ, और वो एग्रीकल्चर से संबंधित यानी कृषि विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित उन सभी क्रांतियों को डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे कि आपकी श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, सैफरॉन क्रांति का संबंध किससे है, तिलहन के उत्पादन को कौन से क्रांति के नाम से जानते हैं, झींगा मछली उत्पादन को कौन सी क्रांति के नाम से जानते हैं, मसाला उत्पादन को कौन सी क्रांति कहते हैं, फल के उत्पादन को कौन सी क्रांति कहते हैं, सनराइज या सूर्य उदय क्रांति किसको कहा जाता है, खाकी क्रांति किसको कहते हैं, एनएच क्रांति किसको कहते हैं, खाद्य श्रृंखला क्रांति किसे कहते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे रिवॉल्यूशन है स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर्स के क्षेत्र में जहां से आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलते हैं। लगभग 20 से 25 क्रांतियां हैं जिनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कृषि विज्ञान के क्षेत्र में, जहाँ से कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम्स में सीधे सीधे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से हम दैनिक जीवन में विज्ञान के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जहां से आपके एग्जाम्स में सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं, तो उन सभी पॉइंटों को कवर करेंगे। और वो पॉइंट आपके साबुन, अपमार्जक, उर्वरक, विस्फोटक, प्लास्टिक, कांच, सीमेंट, कोयला, उगाना या पालन करना एवं कृषि विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्रांतियों से संबंधित है। तो स्टूडेंट्स इन सभी पॉइंटों को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे कंटेंट के माध्यम से, और जैसे ही आपका ये कंटेंट कवर होगा तो उसके तुरंत बाद हम प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने आपको साइकोलॉजी के अंतर्गत पूरे सिलेबस को कवर कराया है, उसी तरीके से मैं साइंस विषय वस्तु
वस्तु को भी आपको विद कंटेंट प्लस प्रैक्टिस सेट के साथ सॉल्व कराऊंगा। सभी चीज़ों की हम बेसिक से डिटेल नॉलेज लेंगे और उसके बाद उनसे रिलेटेड किस तरीके के प्रश्न हमारे सुपर टेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरीके के प्रश्न इनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों का कलेक्शन होगा जो आपके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करेगा। और जैसे ही आपका ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा तो उसके तुरंत बाद हम टेस्ट सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे और टेस्ट सीरीज़ में वो सिलेक्टेड प्रश्न होंगे स्टूडेंट जो आपके कहीं ना कहीं वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सीधे सीधे विज्ञान विषय वस्तु से पूछे जाते हैं और उन सभी प्रश्नों का कलेक्शन भी होगा जिनको टेस्ट के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। और अगर कोई भी पोर्शंस आपका छूट जाए तो वो टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से हम कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके सुपर टेट में 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स ईजिली आ पाए। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और दैनिक जीवन में विज्ञान के अंतर्गत जो भी पॉइंट्स आज की क्लास में हमने डिस्कस किए हैं उन सभी पॉइंटों को आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूँ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।